घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। जुआ कांधे पर हो और मजबूरी का हो तो उतार फेंकना बेहतर है। मुहावरों की भाषा में बात करें तो आप जिंदगी को भी जुआ कह सकते हैं, लेकिन मुहावरों से इतर जब विशुद्ध जुए की बात करें तब ये बुरी आदत है। किस्मत की लात लगे और आप उछाल पालें, ये किस्सों में ज़्यादा होता है, हकीकत में कम। कितनी ही फड़ों के फसाने सुने गए कि साहब शुरू में तो जीत रहे थे, लेकिन जब उठे महफिल से तो सब लुटा के उठे। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे भारत का, महाभारत का, द्रौपदी प्रसंग का, द्यूत क्रीड़ा का। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी है और इसमें आज आपको एक कसीनो की, एक आलीशान जुआघर की कहानी सुनाएंगे जो एक बहुत कुख्यात इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क का हेडक्वार्टर है। यहाँ ड्रग्स के कारोबार से लेकर इंसानों की खरीद फरोख्त तक होती है और खाने में बाघ जैसे संरक्षित जीवों का मांस परोसा जाता है। इस कसीनो का सरगना इन दिनों एक इंटरनेशनल बंदरगाह को बनाने में जुटा है। अगर एक बार ये पोर्ट तैयार हो गया तो प्रतिबंधित सामानों की तस्करी के लिए उसके पास अपना नेटवर्क होगा। ये ऐसा ही है जैसे एक आतंकवादी संगठन के पास अपनी गतिविधियों के लिए खुद का बंदरगाह हो। पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है लाओस। इसका आधिकारिक नाम है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके उत्तर पश्चिम में है चीन और म्यांमार, पूर्व में वियतनाम, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया और पश्चिम में थाईलैंड। यानी कि लाओस एक लैंडलॉक्ड देश है। इसके पास समंदर नहीं है। देश का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है, घने जंगल हैं और एक नदी भी है जिसका नाम है मेकोंग। ये नदी सिर्फ लाओस में नहीं बहती। करीब 4,2500 किलोमीटर लंबी इस मेकोंग नदी की शुरुआत होती है चीन से, फिर ये तिब्बत के रास्ते बहते हुए पहुंचती है म्यांमार, फिर लाओस में आती है और थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम होते हुए ये समंदर में मिलती है। 6 देशों की साझा नदी। लाओस के पास अपना कोई सी रूट तो नहीं है। ऐसे में कारोबार और आवाजाही के लिहाज से मेकोंग उसके लिए बहुत अहम है, न केवल आम लोगों के लिए बल्कि अपराधियों के लिए भी। और मेकोंग पर आधारित इस क्राइम नेटवर्क का सबसे अहम इलाका है गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन ट्रायंगल क्या भला है? एक त्रिकोणीय इलाका, वो जगह जहां लाओस, थाईलैंड और म्यांमार की सरहदें मिलती हैं, ठीक उस जगह जहां मेकोंग और उसकी सहायक नदी रुआक का संगम होता है। इस इलाके को गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े ड्रग उत्पादक इलाकों में से एक है। और इस इलाके का नामकरण किसने किया? अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने। ये कहानी जुड़ी है 1959 से 1975 तक चले लाओस सिविल वॉर से। इस गृह युद्ध में एक तरफ था कम्युनिस्ट संगठन पाथेट लाओ। इनकी लड़ाई थी लाओ की राजशाही से। पाथेट लाओ को सपोर्ट कर रहा था चीन और राजशाही का मददगार था CIA ने न केवल सरकारी सेना को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराए, बल्कि उनकी फंडिंग के लिए एक बैकडोर रास्ता भी तैयार किया और ये रास्ता जुड़ा था ड्रग्स के कारोबार से। ये जो गोल्डन ट्रायंगल वाला इलाका है, वहाँ एक कबीला रहता था। इसका नाम था मियो। ये लोग अफीम उगाने में एक्सपर्ट थे, उस्ताद थे, और इसी अफीम से बनती थी हेरोइन, जो इंटरनेशनल ड्रग्स मार्केट में मोटा पैसा दिलाती थी। CIA इस मियो कबीले के सहारे लाओस के जंगलों और पहाड़ों में बड़े स्तर पर अफीम की पैदावार करवाता। फिर लाओस आर्मी की मदद से अफीम की पैदावार को रिफाइनरीज में ले जाकर ड्रग्स तैयार होती। इस तैयार ड्रग्स को लाओस एयरफोर्स के विमानों की मदद से वियतनाम और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाया जाता। इतना ही नहीं, CIA की अपनी एयरलाइन एयर अमेरिका भी सीक्रेटली इस ड्रग्स को लाओस से बाहर ले जाने में मदद करती थी। आप कहेंगे बातें कुछ हवा हवाई लग रही हैं। ये हम नहीं, खुद CIA कबूल कर चुका है। उसके पुराने रिकॉर्ड्स जो सार्वजनिक किए गए, उसकी पुरानी गोपनीय फाइल्स, उसमें ये सब कच्चा चिट्ठा है। तो ड्रग्स का बिजनेस है, इसकी स्मगलिंग हुई और लाओस के ऊपर करीब 6 लाख बम भी गिराए CIA ने, ताकि कम्युनिस्ट फोर्स को पावर में आने से रोका जा सके। 1975 में 6 सदी पुरानी लाओस की राजशाही खत्म हुई इन सब के बावजूद, और पाथेट लाओ सत्ता में आ गया। सिविल वॉर का दौर खत्म हुआ तो CIA को लाओस से निकलना पड़ा। राजशाही हार भी गई थी, लेकिन पीछे रह गया उसके द्वारा विकसित किया गया ड्रग्स का कारोबार।
आप पूछ सकते हैं कि ये दशकों पुरानी कहानी है, इसे आज क्यों सुना रहे हैं? इसलिए कि लाओस के उसी गोल्डन ट्रायंगल इलाके में एक कुख्यात ड्रग किंगपिन की खबर आई है। इस आदमी का नाम है झाओ वेई। 68 साल का है झाओ, उत्तरी चीन का रहने वाला है। 9 भाई बहनों में 5वें नंबर का। 5 साल का था तो बाप मर गया, गरीबी में दिन बीते, थोड़ी बहुत पढ़ाई, फिर स्कूल छूट गया और फिर झाओ ने खुद से पारंपरिक चीनी चिकित्सा के फॉर्मूले सीखे और छोटी छोटी दवाइयां बनाकर परिवारों को बेचने लगा और अपना परिवार चलाने लगा। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दफा एक दोस्त ने झाओ को अपने लकड़ी के कारोबार में साथ मिलकर काम करने का ऑफर दिया और यहीं से उसकी फील्ड बदल गई। वो पहुंच गया जुए की इंडस्ट्री में। लकड़ी के कारोबार से कसिनो का कारोबार। उसने मकाओ और म्यांमार के कुछ कसिनोज में काम किया, गैम्बलिंग के दांव पेच सीखे और फिर किस्मत ऐसी चमकी कि हांगकांग जाकर खुद की कंपनी खोल ली। इसका नाम रखा किंग्स रोमन्स ग्रुप। ये कंपनी रजिस्टर्ड हांगकांग में है लेकिन काम करती है लाओस में। वहाँ गोल्डन ट्रायंगल इलाके के नज़दीक करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसको GTSEZ बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस जगह पर पहले घने जंगल हुआ करते थे, फिर 2007 में जंगल काट के ये जोन बनाया गया। और इसे किसने बनाया? झाओ ने। इसके लिए उसने लाओस की सरकार के साथ एक करार किया। सरकार ने 99 साल के पट्टे पर उसे जमीन दे दी। इस जोन का चेयरमैन है झाओ। यहाँ का पूरा सिस्टम वही चलाता है। एक छोटा मोटा देश मान लीजिए, स्वायत्त जगह मान लीजिए। सरकार इस विशाल कॉम्प्लेक्स के कामकाज में कोई दखल नहीं देती। क्या करना है, कैसे करना है, सब झाओ तय करता है। इसके 80% स्टेक का वो मालिक भी है। बचे हुए 20% में लाओस की सरकार की हिस्सेदारी है। इस इलाके में कई जुआ घर और होटल चलते हैं। इस इकोनॉमिक जोन के भीतर झाओ कसिनोज भी चलाता है। इसमें सबसे बड़ा है एक बहुमंजिला सुनहरे रंग का कसिनो। इसी किंग्स रोमन्स कसिनो को झाओ के अंतर्राष्ट्रीय क्राइम नेटवर्क का मुख्यालय माना जाता है। इल्जाम है कि यहाँ ड्रग्स के कारोबार से लेकर इंसानों की खरीद फरोख्त तक होती है और संरक्षित प्रजाति के जानवरों का कारोबार भी। बाघ का मीट, उसकी हड्डी से बनी वाइन, इसके अलावा उसकी खाल और हाथी दांत, ये सब यहाँ मिल जाएंगे। एनवायरमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 और 15 में झाओ के कसिनो के पास 26 बाघ पिंजड़े में बंद देखे गए। फिर इन सबको बूचड़ खाने भेज दिया गया। हमने कहा झाओ पर इल्जाम है। ये इल्जाम किसने लगाए? ये आरोप लगाए हैं अमेरिका ने। अमेरिका के मुताबिक झाओ इस दुनिया के सबसे बड़े नारकोटिक्स ट्रैफिकर्स में से एक है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक झाओ एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी संगठन चलाता है। उसका गिरोह ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, बच्चों से वेश्यावृत्ति करवाता है, उन्हें खरीदता बेचता है, हाथी गेंडे जैसे तमाम वन्यजीवों की ट्रैफिकिंग करता है। 2018 में अमेरिकी सरकार ने इन्हीं आरोपों के तहत झाओ और उसकी कंपनी दोनों पर प्रतिबंध लगाए। अपने वित्तीय सिस्टम के भीतर किसी भी तरह से दाखिल होने पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी बैंकों में रखा उसका पैसा भी फ्रीज कर दिया गया। आपने इल्जाम सुने। झाओ क्या कहता है? इनकार करता है। कहता है कि मैं कोई गैरकानूनी काम नहीं करता, मेरा मकसद बस इतना है कि जो एक इकोनॉमिक जोन बना है गोल्डन ट्रायंगल में, वो एक बड़ा टूरिज्म सेंटर बने, विदेशी सैलानी यहाँ पर आए और उसके सहारे लाओस में पैसा आए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। झाओ अपना जो मकसद बताता है वैसी ही कुछ मंशा कागजों में ही सही लाओस की सरकार की थी, रोजगार और निवेश। लाओस दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। सरकार को लगा एक आर्थिक जोन बनाने से शायद देश की इनकम बढ़े। दिक्कत पैसा कमाने की इस मंशा में नहीं है, दिक्कत है पैसा कमाने के तरीके से। इल्जाम है कि लाओस गवर्नमेंट झाओ के गैरकानूनी कामकाज के बारे में सब जानती है, फिर भी उन्होंने वित्तीय फायदों को तवज्जो देते हुए झाओ को गोल्डन ट्रायंगल के नज़दीक इतना बड़ा इलाका मुहैया कराया। उसे उसके अमानवीय कारोबार के लिए खुली छूट थी। तो आपने पुराना इतिहास सुन लिया और पिछले कुछ बरसों के अपडेट सुन लिए। अब बिल्कुल लेटेस्ट बात, इस जो मेकोंग रिवर रूट है इससे जुड़ी एक खबर आई है। लाओस में एक शहर है बान मोम, यहीं पर मेकोंग नदी में एक बंदरगाह बन रहा है, पोर्ट। ये जगह गोल्डन ट्रायंगल वाले इकोनॉमिक जोन के करीब है। खबर यह है कि इस पोर्ट की फंडिंग झाओ कर रहा है। सबसे पहले 3 अक्टूबर को इससे जुड़ी खबरें सामने आई। लाओस के कुछ स्थानीय अखबारों ने इसके बारे में बताया कि बान मोम पोर्ट का काम चालू होने के मौके पर एक प्रोग्राम हुआ। इसमें लाओस के डिप्टी पीएम और बोकेओ प्रांत के गवर्नर शामिल थे और इसमें झाओ वेई भी था। खबरों में बताया गया कि झाओ इस पोर्ट का मुख्य निवेशक है।
पहले लाओस सरकार इस पोर्ट के निर्माण के लिए विदेशी निवेश हासिल करने की कोशिश कर रही थी। वियतनाम और थाईलैंड के निवेशक आए भी। उन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर बनाया, लेकिन फिर वो अपने हिस्से के शेयर ओशियानो ट्रेडिंग सोल नाम की कंपनी को बेचकर चले गए और ये ओशियानो ट्रेडिंग सोल कंपनी बन गई पोर्ट की मुख्य निवेशक। इस कंपनी से झाओ का एक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? ओशियानो ट्रेडिंग सोल कंपनी के प्रेसिडेंट का नाम है खोनेखाम इंथावोंग। ये कंपनी खुद को 8 साल पुराना बताती है, लेकिन CNN नेटवर्क द्वारा की गई हालिया इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 2 साल पहले तक किसी ने इस कंपनी का नाम तक नहीं सुना था। ओशियानो ट्रेडिंग और उसके प्रेसिडेंट इंथावोंग की 2019 से पहले कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं थी। इसका सबूत तक नहीं मिलता। लाओस की बिजनेस रजिस्ट्रीज की छानबीन करने पर एक रिकॉर्ड जरूर मिलता है, जिसके मुताबिक ओशियानो ट्रेडिंग की रजिस्ट्री जुलाई 2020 में हुई। ओशियानो ट्रेडिंग, जबकि कंपनी के प्रेसिडेंट ने मीडिया को दिए इंटरव्यूज में दावा किया कि उनकी कंपनी 2012 में बनी थी। एक और पहेली है। इंथावोंग ने 2018 में एक कंपनी रजिस्टर करवाई थी, बिल्कुल मिलते जुलते नाम की। उसका नाम था ओशियानो लैंड एंड इन्वेस्टमेंट सोल कंपनी। इसकी भी सक्रियता का कोई सबूत नहीं, यहां तक कि दोनों में से किसी कंपनी का फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट तक नहीं। इंटरनेट पर जीरो मौजूदगी। इसके बाद भी लोगों को लगता है लाओस की सरकार में बैठे कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन जो सत्य अन्वेषी हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते और इसीलिए ये सब ब्यौरे सामने आ रहे हैं। आप सोचिए, जिस कंपनी ने पोर्ट निर्माण के लिए 367 करोड़ रुपए का निवेश किया हो, उसका अपना कोई वेब प्रेजेंस ना हो, कंप्लीट डब्बा गोल, तो मामला संदिग्ध लगेगा। जानकारों के मुताबिक ये कंपनी असल में झाओ का कवर है, एक शेल कंपनी है झाओ की एक्टिविटीज के लिए। अपने ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों और इल्जामों के चलते वो सीधे अपने नाम से बंदरगाह में निवेश नहीं कर रहा, इसलिए ओशियानो के बहाने पैसा लगा रहा है। और लाओस की सरकार वो भी इस मामले में चुप्पी साधे है, मीडिया की सुर्खियों के बावजूद। सवाल ये उठता है कि अगर झाओ ये पोर्ट बना रहा है तो क्यों? संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है UNDOC, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसने पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर के इलाके में एक खास तरह के ड्रग कारोबार का स्केल बताया। इस ड्रग का नाम है मेथाम्फेटामिन, शॉर्ट में इसको कहते हैं मेथ। करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का इसका कारोबार है और इसमें से ज्यादातर आता है गोल्डन ट्रायंगल इलाके से। जानकारों का मानना है कि इस पोर्ट के बन जाने पर झाओ को अपनी ड्रग्स की स्मगलिंग में और सहूलियत मिलेगी। आसानी से वो कच्चा माल हासिल कर सकेगा और रेडी माल भेज सकेगा। झाओ पर वैसे भी सिंथेटिक ड्रग्स बनाने का इल्जाम है। इस तरह के इंडस्ट्री स्तर वाले ड्रग्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रसायनों की आबाद सप्लाई चाहिए होती है। खबरों के मुताबिक झाओ फिलहाल म्यांमार के कुछ इलाकों के रास्ते केमिकल्स की खेप मंगवाता है, लेकिन ये इलाके अशांत हैं। यहाँ बागी गुट हैं जिनकी म्यांमार आर्मी के साथ ठनी रहती है, यानी सप्लाई चेन पर खतरा है और हर बिजनेस चाहता है कि उसकी सप्लाई निर्बाध रहे। 2020 में इस सप्लाई चेन वाले इलाके में म्यांमार पुलिस ने छापेमारी भी की थी। इसमें करीब 2 करोड़ मेथ टैबलेट, 500 किलो क्रिस्टल मेथ और 1.5 लाख टन से ज्यादा ड्रग्स बनाने वाले केमिकल पकड़े गए थे। इस तरह के ऑपरेशंस झाओ के ड्रग्स एम्पायर के लिए मुफीद नहीं है और इसीलिए वो एक सुरक्षित सप्लाई रूट की तैयारी कर रहा है। अगर उसने मैकोंग नदी पर पोर्ट बना लिया तो ट्रैफिकिंग का उसका नेटवर्क ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा, ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा और दुनिया में ज़्यादा नशा फैल जाएगा। मैकोंग नदी पर पहले भी पोर्ट बने हैं। ऐसे में आम वित्तीय गतिविधियों के लिए इतने नज़दीक एक और पोर्ट बनाना व्यवहारिक नहीं लगता यदि ड्रग्स की मंशा ना हो तो। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि ट्रैफिकिंग और ड्रग्स का नया रास्ता खुल रहा है। आप सोच के देखिए कि एक इंसान है जो छोटे मोटे कारोबार करता था और अब वो हजारों लोगों को ऐसे सप्लाई करता है जैसे वो मांस का एक मरा हुआ टुकड़ा हो, और कुछ जानवरों को मार देता है क्योंकि उसके मरे हुए टुकड़ों के साथ लोगों के मन में मिथ्या भाव है कि ताकत बढ़ती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, और जो जीवित हैं उनकी देह में संचार के लिए वो नशा तैयार करता है। और सबसे डरावनी बात, इस पूरे अवैध काम में लाओस की सरकार भी मददगार है। ये था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से। अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी टीम चुनने में लगे हैं। उन्होंने लॉयड ऑस्टिन को डिफेंस सेक्रेटरी बनाया है। डिफेंस सेक्रेटरी मतलब अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का मुखिया।
67 साल के लॉयड रिटायर्ड 4 स्टार जनरल रहे हैं। एक और खासियत है, वो पेंटागन चीफ बनने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी होंगे। लॉयड की नियुक्ति के लिए बाइडेन को अमेरिकी कांग्रेस की इजाजत भी लेनी होगी। इसकी वजह क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1947। इसके तहत सेना से जुड़े किसी व्यक्ति को रिटायरमेंट के 7 साल बाद डिफेंस सेक्रेटरी बनाया जा सकता है, जबकि लॉयड 2016 में रिटायर हुए। अमेरिकी सिस्टम की मूल भावना के तहत एक सिविलियन को ही पेंटागन का नेतृत्व करना चाहिए, इसलिए कांग्रेस की इजाजत चाहिए होगी। अगली सुर्खी न्यूजीलैंड से है। यहां मार्च 2019 में हुए क्राइस्टचर्च आतंकी हमले पर एक 800 पन्नों की रिपोर्ट आई। इसके मुताबिक हमले से पहले सुरक्षा के लिहाज से कई चूकें हुई, लेकिन ये कमियां ऐसी नहीं थीं जिन पर काम करने से हमला पूरी तरह रोका जा सकता था। जांच के मुताबिक हमलावर के इरादों को पहले से भांपना मुमकिन नहीं था। हथियारों के लाइसेंस देने जैसे मामलों में सावधानी जरूर बरती जानी चाहिए थी। इस जांच में किसी सरकारी एजेंसी की विफलता का सबूत नहीं मिला। इसके बावजूद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने जनता से माफी मांगी। कहा कि हमला हुआ मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम नाकाम साबित हुआ। ये होती है विनम्रता और जवाबदेही। तीसरी सुर्खी ईरान से है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने जर्नलिस्ट रूहोल्लाह जम को जो मौत की सजा मिली थी उसे बरकरार रखा है। रूहोल्लाह पर लगा आरोप 2017 के एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट से जुड़ा है। इन प्रदर्शनों के दौरान रूहोल्लाह फ्रांस में रह रहे थे। उन्होंने टेलीग्राम नाम की ऐप पर एक चैनल बनाया और उस पर ईरानी प्रोटेस्ट से जुड़ी खबरें प्रमुखता से दिखाई। वो इस चैनल पर प्रोटेस्ट की टाइमिंग भी शेयर करते थे। ईरानी प्रदर्शनकारियों के बीच उनका चैनल बहुत पॉपुलर था। ईरान का आरोप है कि उन्होंने फ्रेंच और इजरायली खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ईरान को अस्थिर करने की कोशिश की। रूहोल्लाह अपने ऊपर लगे आरोप नकार चुके हैं। उनका कहना है कि मैं तो पत्रकारिता का धर्म निभा रहा था। आज की दुनियादारी में इतना ही। सब अपने अपने कर्म क्षेत्र का धर्म निभाते रहें, सब करुणा से भरे रहें, ये जरूरी है। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।